नमस्कार, आखिरी सौदा में आपका स्वागत है। मैं हूं शैल भटनागर और मैं हूं प्रदीप पंड्या। आज वीकली एक्सपायरी से एक दिन पहले, हाँ जी ध्यान रखिए, कल ही है वीकली एक्सपायरी, क्योंकि इस बार छोटा हफ्ता है, गुरुवार को होली की छुट्टी है। और वीकली एक्सपायरी के पहले बाजार में क्या होनी चाहिए, आपकी स्ट्रैटेजी हम आपको बताएंगे। हमारे साथ क्वांटैप एडवाइजरी के शुभम अग्रवाल, पैनोरमा टेक्निकल्स के अल्पेश पुरिया और साथ ही साथ शर्मिलाजोशी.com की शर्मिला जोशी भी जुड़ेंगी। हमारे साथ 2:30 बजे प्रकाश दीवान.in के प्रकाश दीवान और रजत के बोस.com के रजत बोस भी होंगे आखिरी सौदा में। हर आधे घंटे में आपको दमदार मुनाफे वाले शेयर्स भी बताएंगे, ट्रेड एट 2, ट्रेड एट 230 और ट्रेड एट 3। और इस वक्त बाजार तेज रफ्तार के साथ दिन के हाईज पर लौटते हुए नजर आए हैं, जो इस समय का हाईलाइट है हमें कहना चाहिए, क्योंकि 11,501 ये लेवल जहां पे सुबह हमने शुरुआत की थी और उसके बाद से उस लेवल पर नहीं लौटे थे, तो ट्रेडर्स इस चिंता में थे कि दिन के हाईज पर ही दिन के उस शुरुआत में ही दिन का टॉप बन गया। तो अब देखिए फिर से वापस वहीं लौट आए हैं और मशक्कत चल रही है बुल्स और बेयर्स के बीच में 10,500 के लेवल पे। बैंक निफ्टी भी देखिए 29,769 ये लेवल यहाँ देखने को मिल रहा है और इसमें भी 173 पौने 200 पॉइंट की तेजी अब देखी जा रही है। मार्केट ब्रेथ पर हालांकि आप नजर डालेंगे तो 55-45 ये इक्वेशन आपको दिखाई देगा, लेकिन बाजारों में बहुत ही अच्छी खासी शार्प रिकवरी निचले स्तरों से आई। तो मूड सुधरता हुआ नजर आ रहा है, तो बुल ट्रेड की बात पहले कर लें। चलिए मैं आपको बताता हूँ आज किन स्टॉक्स में हो रही है तेजी। निफ्टी के नजरिए से आप देखेंगे तो एनटीपीसी, ओएनजीसी, भारती इंफ्राटेल ये खास गेनर्स आपको नजर आएंगे। निफ्टी में सबसे ज्यादा बढ़ने वाले स्टॉक खासतौर पे दरअसल आज दो सेगमेंट हैं जिन पे नजर होनी चाहिए। एक तो है सरकारी बैंक और दूसरी है सरकारी कंपनियां। तो ये देखिए दो इंडेक्स इस समय आपके स्क्रीन पर हैं। निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स 0.3% ऊपर। गोल्डमैन सैक्स ने इस सेक्टर को अपग्रेड भी किया है, साथ ही उन्होंने 12,500 के जो टारगेट दिए हैं निफ्टी के लिए, तो इस सेक्टर पे खास तौर पे असर देखने को मिल रहा है। और जिस तरह से अच्छी खबरें आ रही है रिकवरी को लेकर, उसका भी फायदा। और निफ्टी सीपीएसई ये अगर आप देखें इंडेक्स तो यहाँ भी करीब 2.5% की तेजी है। एक के बाद एक कंपनियां शानदार डिविडेंड घोषित कर रही हैं और उसके चलते इन शेयरों में हमने जबरदस्त तेजी देखी है। और अभी भी आपने देखा ओएनजीसी पे गैस के दाम बढ़ने की बात भी सामने आई। सरकारी बैंकों में बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक, पीएनबी स्टार परफॉर्मर्स आपको दिखाई देंगे। और वहीं अगर आप देखें पीएसयूज में तो इसके अलावा आप पीएफसी, इंजीनियर्स इंडिया और फिर एनटीपीसी को भी इस फहरिस्त में जोड़ सकते हैं। लॉन्ग कहाँ बन रहे हैं? जुबिलेंट फूड में लॉन्ग बन रहे हैं। सुबह हमने आपको तेजी का कॉल दिया था, कैनरा बैंक में लॉन्ग बन रहे हैं। और आर इंफ्रा बाजार खुलने के साथ ही सबसे पहले यहाँ पर हमने एक तेजी का कॉल आपको दिया था आर इंफ्रा में भी। और वजह यह कि ये बैन से बाहर आया और साथ ही साथ एक और अच्छी बात जो देखने को मिली कि एक बड़े एफआई इन्वेस्टर ने यहाँ पर खरीदारी की, तो दोनों खबरों का फायदा मिलता हुआ। इसके अलावा जेम फाइनेंशियल्स बाजार खुलने के साथ ही तेजी का कॉल हमने यहाँ पर आपको दिया था, क्योंकि होटल लीला की डील का फायदा जेम फाइनेंशियल्स को ज़्यादा होता है। होटल लीला 5% के सर्किट पे है, लेकिन जेम फाइनेंशियल्स 8% ऊपर, क्योंकि इनका एक्सपोजर है एनपीएस के ऊपर होटल लीला के। बुश और मिड कैप गेनर्स, मेग मनी ऑर्गेनिक्स जो आज का मेरा सुबह का पंड्या का फंडा स्टॉक भी था। रिलायंस कैपिटल, एडीएजी ग्रुप का एक और स्टॉक, क्योंकि आज इस सेक्टर ने, इस पूरे ग्रुप के शेयरों ने राहत की सांस ली है। और साथ ही साथ जैन इरिगेशन। प्रदीप जी, कोई खास बेयर ट्रेड है नहीं, क्योंकि जिस तरीके की तेज़ी आप बता रहे हैं और डिस्क्राइब कर रहे हैं उसमें बियर्स ऑलमोस्ट एक्सटेंड हो गए हैं दलाल स्ट्रीट पे। फिर भी मैं थोड़ी बहुत कोशिश करता हूँ। इस वक्त ऑटो शेयर्स में निफ्टी में सबसे ज़्यादा गिरावट देखी जा रही है। आप देखिए आयशर मोटर्स लगभग 2% नीचे, हीरो मोटर्स में लगभग इतनी ही गिरावट, बजाज ऑटो माफ़ कीजिए 1% नीचे चल रहा है और मारुति सुजुकी लगभग 1% की इसमें गिरावट। आप देखिए हीरो मोटर्स में 6 दिन लगातार इस वक्त सेलिंग देखी जा रही है, मारुति में 5वें दिन से सेलिंग है, बजाज ऑटो 2 दिन से नीचे गिरा हुआ है और विप्रो और हिंदुस्तान यूनिलीवर में भी थोड़ी बहुत सेलिंग देखी गई है निफ्टी के शेयर्स में। अगर आप वीकली चेंज देखना चाहें इन्हीं मेजर स्टॉक्स में तो हीरो मोटर्स सबसे ज़्यादा गिरा हुआ है, मारुति, भारती एयरटेल और हिंदुस्तान यूनिलीवर। हिंदुस्तान यूनिलीवर इस वक्त 5 महीने की लो के आसपास चल रहा है, 1700 से नीचे 1696 रुपये 40 पैसे, 2 रुपये की गिरावट के साथ। सबसे बुरा इंडेक्स आज निफ्टी का ऑटो इंडेक्स है, 5वें दिन लगातार गिरावट देखी जा रही है। 16 के 16 जो इसमें कंपोनेंट्स हैं वो सब इस वक्त रेड में हैं और सबसे जो 2 दिग्गज शेयर हैं मारुति और हीरो मोटर्स, इसमें सबसे ज़्यादा गिरावट। मारुति लगभग 23% नीचे है साल के हिसाब से और अब तक वाई टू डे रिटर्न इसमें इसका नेगेटिव 8.3% है। ये इसमें एक्चुअली माइनस लगना चाहिए, ये गिरावट है इन शेयर्स में। और इसी तरीके से अगर आप हीरो मोटर्स देखें तो इसमें लगभग 1 साल में 25% की गिरावट आई है और वाई टू डी में इसमें 16% का रिटर्न नेगेटिव है। बीएससी आईटी इंडेक्स में भी थोड़ी गिरावट है, 2 दिग्गज शेयर टीसीएस और विप्रो दोनों में थोड़ा बहुत सेलिंग देखी गई। बीएससी आईटी इंडेक्स 1 महीने की लो पे और बीएससी कैपिटल गुड्स इंडेक्स लगभग 2 दिन से लगातार गिरावट। एलएनटी में थोड़ी सी हल्का दिख रहा है शेयर, एआईए इंजीनियरिंग और थर्मैक्स।
और अगर आप वीकली चेंज देखें थर्मैक्स में, ये सबसे बड़ा जो शेयर है, इसमें लगभग 5-6% की गिरावट आई है BSE कैपिटल गुड्स इंडेक्स में। देखिए 35 रुपये नीचे, 1000 रुपये के नीचे 989 रुपये। तो यह वो स्टॉक्स जिन पर आज आपकी नज़र होनी चाहिए, और इन सभी स्टॉक्स पर और दूसरे शेयरों पर भी जहां मौका बन रहा है, हम अपने एक्सपर्ट से ट्रेडिंग का कॉल लेंगे। लेकिन सबसे पहले ट्रेड एट 2 बजे का ट्रेडिंग आइडिया क्या है? हमारे साथ पैनोरमा टेक्निकल्स के अल्पेश फूरिया जुड़ चुके हैं स्टूडियो में बताने के लिए। अल्पेश बताइए। या प्रदीप, मैं समझता हूँ यहाँ पे रेमंड में बाई करना चाहिए। अगर आप रेमंड का चार्ट देखें तो लोअर लेवल से जो आपको गिरावट देखने को मिली है, वो कहीं पे भी ये बता रहा है कि यहाँ पे एक बॉटमिंग आउट फॉर्मेशन हो चुकी है। और मेरे ख्याल से जनवरी में जब इसके रिजल्ट आए थे, वो करीबन 840-845 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, वहीं से ये गिरा था और वहीं पे आकर के अब ये रुका है। मैं समझता हूँ 836 के ऊपर अगर ये स्टॉक्स निकल जाएगा तो बहुत एक शानदार स्पर्ट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो मेरी इमीडिएट जो टारगेट होते हैं वो 880 के है, लेकिन उससे भी अगर मैं आगे बात करूँ तो मुझे लगता है प्रदीप ये 836 के ऊपर अगर ये स्टॉक अपने आपको मेंटेन कर लेगा वीकली एंड मंथली बेसिस पे, तो मुझे लगता है कि इस स्टॉक्स में फिर आपको 950 से 1000 तक के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो करंट लेवल पे 795 का स्टॉप लगा करके आपको रेमंड में बाई करना चाहिए फॉर द टारगेट ऑफ 880 एंड फॉर द इन्वेस्टर 950 to 1000। 880 तक के टारगेट आपको दिखाई देंगे, यानी यहाँ से भी आपके लिए करीब 55 से 60 रुपए कमाई का मौका। और बात करते करते देखिए इसने रफ्तार पकड़ ली है। जरा इसके चार्ट लेकर आइए। रेमंड्स पे हम देख रहे हैं इस समय मजबूती बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। दिन के हाइस पर ये स्टॉक पहुंच रहा है। शुभम अग्रवाल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुभम, नजर है इस स्टॉक पे आपकी? रेमंड पे कोई व्यू है क्या? गुड आफ्टरनून प्रदीप। रेमंड को अगर देखें तो मुझे लगता है पिछले जो कुछ दिनों से यहाँ पे कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा था, वहाँ से एक ब्रेकआउट आज के सेशन में देखने को मिल चुका है और यहाँ से मुझे लगता है कि और मोमेंटम आने वाले दिनों में बढ़ना चाहिए। मीडियम टर्म चार्ट इसका काफ़ी पॉजिटिव प्लेस्ड है और आज एक शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट है, तो मेरे तरफ से भी यहाँ पे खरीदने की राय होगी। लेवल वाइज अगर देखें तो मुझे लगता है कि 818 के आसपास में स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए और अपसाइड में 860 तक के टारगेट यहाँ पे आते हुए दिख सकते हैं। 820 के करीब हमने बात करनी शुरू की थी और 828-29 करीब 1% का मूव आ गया। जी हाँ प्रदीप जी, एक बात इसमें और इंटरेस्टिंग है, अगर आप इसका वीकली चार्ट देखें तो लगातार 5 हफ्ते से इसमें ज़बरदस्त तेज़ी देखी जा रही है। और अगर हम इस बार के न्यू हाइस देखें आज में, तो उसमें काफ़ी सारे रिटेल स्टॉक्स जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मेरे ख्याल से काफ़ी एस्पिरेशनल बाइंग देखी जा रही है। आप देख लीजिए कब से हम देख रहे हैं, बाटा में तेज़ी है, आज फ्यूचर लाइफस्टाइल में तेज़ी थी, कैंटेबल में तेज़ी थी, वो तो दोनों हाइस पे हैं। और अब फूरिया साहब लगे हैं रेमंड के पीछे, तो देखिए क्या होता है आगे आगे। सर कैंटेबल 120-130 में हमने रेकमेंड किया था, आज कहीं पे भी 3 गुना स्टॉक हो गया। हाँ 300 रुपये से ऊपर का है इस वक्त। तो इस वक्त एक ब्रॉडर थीम भी जो चल रही है वो एस्पिरेशनल स्टॉक्स और रिटेल स्टॉक्स की, तो उसमें रेमंड सबसे पहले और अग्रिम पंक्ति में आता है। तो जरूर एक रियल एस्टेट की भी स्टोरी है, चूंकि ये प्रॉपर्टी डेवलपमेंट की तैयारी में है और उसका भी फायदा, क्योंकि अभी अभी जैसे कि खबर आई कि एक ऑप्शन दिया है जीएसटी काउंसिल ने डेवलपर्स को, तो उसका फायदा मिलेगा। और टैक्स क्रेडिट अगर बेहतर मिल पाता है, जो भी फेवरेबल केस हो उसका आप इस्तेमाल कर पाएँ, तो जाहिर है कि एक अच्छी खबर है। इस वजह से ये सारे प्रॉपर्टी स्टॉक्स के साथ भी रेमंड चल रहा है। और फिलहाल चलिए डायरेक्टर साहब, अगर आप दिखा पाएँ तो कैंटेबल रिटेल इंडिया का शेयर दिखाएं। और आपने अभी अरविंद फैशंस को लिस्ट कराया, तो ये कोई कम बात थोड़ी है। हाँ, वहाँ तो सर्किट पे सर्किट ही लगा। जी हाँ, वो तो आपने पहले ही दिन बताया था, जिस दिन हमने वो शाम को बात करी थी कि इसमें लगातार फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट जो बजा पाएगा वो ही उसी के हाथ ये शेयर लग पाएगा। तो कैंटेबल फिलहाल आज तो आप थोड़ा सा दबाव में देख रहे हैं, लेकिन एक काम कीजिए, इसके करीब 1 महीने और फिर 3 महीने का चार्ट अगर आप स्क्रीन पर ला सकें तो आपको इसमें मूव नज़र आएगा। अल्पेश, कैसे देखते हैं आप अब इस स्टॉक को? आप कह रहे हैं आपने तो निचले लेवल पर आइडेंटिफाई किया था, मुझे याद है आप कहते थे, लेकिन अब देखिए इसने 1 महीने में तकरीबन 72% के रिटर्न दिए हैं। टारगेट आपके अचीव हो गए या बाकी हैं? नहीं प्रदीप, इतनी मूव तो मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं की थी, लेकिन जिस हिसाब से स्टॉक में जो रनअप आया है, मैं समझता हूँ भाई एक स्टॉक को एक करेक्शन और कंसोलिडेशन की ज़रूरत है अगर आगे इसको और भी बढ़ना है तो यहाँ पे अगर आप एडीएक्स भी देखें तो हाईली ओवरबॉट है। सारे के सारे पैरामीटर्स, सारे के सारे ऑसिलेटर्स काफ़ी ओवरबॉट सिचुएशन में है। तो मैं समझता हूँ दिस इज़ द राइट टाइम कि एक बारी के लिए आपको इसमें मुनाफा ले लेना चाहिए। और देयर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज इन द मार्केट कि यहाँ पे अभी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरी सलाह रहेगी कि आपको एक बारी के लिए मुनाफा लेकर के साइड में आना चाहिए। तो यहाँ से मुनाफा लेके रेमंड में डालिए, वो भी एक स्ट्रैटेजी हो सकती है आपकी फिलहाल, अगर आपके पास ये स्टॉक है।
कुछ ऐसे स्टॉक और ढूंढने की कोशिश हम लगातार करते रहेंगे अगले 1.5 घंटे के दौरान, लेकिन एक बार इंडेक्स पर व्यू ले लेते हैं। निफ्टी, जैसे कि हम बात कर रहे थे, दिन के हाईस पर वापस से लौटा। ऊपरी स्तरों पर हमने 11,500 के आसपास इसको अटकते हुए फिलहाल देखा है। निफ्टी का चार्ट एक बार आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। निफ्टी में आज देखिए, जैसे हम बात कर रहे थे कि पहले तो जिस लेवल पर खुला वहीं पर एक बारगी अटकता हुआ दिखाई दिया। ये आपके सामने इस समय जो डेली चार्ट है, इसमें आप एक खास बात देखिए। आज की जो कैंडल है आपको बिल्कुल लास्ट में नजर आएगी, एक रेड कैंडल जहां निचले स्तरों से रिकवरी हुई है, नीचे एक टेल दिखाई देगी। लेकिन कल की जो कैंडल है वो एक डोजी कैंडल नजर आती है, जहां पे ऊपर और नीचे दोनों तरफ बड़े शैडोज हैं। तो एक अच्छी तेजी के बाद एक इनडिसाइसिवनेस मार्केट में कहीं ना कहीं देखने को मिली है कल के ट्रेड में। उसके बाद आज देखिए आप कल के हाई से नीचे खुले हैं और जहां खुले वहीं पर अटकते हुए नजर आए। इस समय भी हमने कोशिश की है और 11,500 के आसपास फिर से रेजिस्टेंस फेस कर रहे हैं। इसका इंट्राडे चार्ट भी एक बार आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे और उसके बाद मैं आपको अपनी स्ट्रैटेजी बताता हूँ। ये देखिए, तो ये आज का हाई जिसको पार करने की हमने फिलहाल मशक्कत की, और यहाँ पर आप कल का जो हाई देख रहे हैं जिससे आज का हाई काफ़ी नीचे था। तो आज की स्ट्रैटेजी अब निफ्टी में क्या होगी? कल के जो हाइस के लेवल थे 11,530 के आसपास, वो एक रेजिस्टेंस का काम कर रहे हैं। दरअसल एक नेगेटिव डाइवर्जेंस आपको बनता हुआ दिखाई दिया है चार्ट में, और ये तभी निगेट होगा अगर हम कल के हाइस के ऊपर 1 या 2 दिनों के अंदर निकल जाते हैं। तो 11,530 का लेवल तोड़ना बेहद ज़रूरी है आज या कल में बाजार के लिए, अगर मोमेंटम सस्टेन करना है तो आपको वहीं पर नया मोमेंटम मिलेगा। वरना ऐसा लगता है कि बाजार 11,400 से 11,530 ये एक सीमित दायरे में कल तक की वीकली एक्सपायरी तक के लिए आ गया, और ऐसी स्थिति में निचले स्तरों पे गिरावट में ही लॉन्ग करने की रणनीति सही होगी। 11,400 के लेवल के आसपास एक सपोर्ट एरिया दिख रहा है और 11,530 वो एक रेजिस्टेंस है। निफ्टी बैंक पर नजर डाले, ऐसे ही काफ़ी कुछ मिलते जुलते से पैटर्न नजर आते हैं, लेकिन यहाँ पर हम आज जो देख रहे हैं कि निफ्टी बैंक में स्ट्रेंथ थोड़ी ज़्यादा देखने को मिली है। देखिए यहाँ पर भी आपको एक कल की डोजी कैंडल होगी, पर ये ग्रीन बॉडी है इसकी, और आज भी अगर आप देखें तो रिलेटिवली निफ्टी बैंक में निफ्टी के मुकाबले में थोड़ा सा मोमेंटम ज़्यादा है, और कल के हाइस को पार करने की कोशिश निफ्टी बैंक ज़्यादा स्ट्रेंथ के साथ कर पा रहा है, हम ये कह सकते हैं। क्योंकि इस समय भी अगर आप निफ्टी बैंक पे नज़र डालेंगे तो आप देख सकते हैं जो हमने यहाँ पे हाइस देखे थे 29,812 के कल के ट्रेड में, और उसको पार करने के लिए इस समय जो हमने कोशिश की है आखिरी कुछ मिनटों के दौरान, तो हम 29,798 करीब 29,800 के आसपास तक पहुँचे हैं। तो निफ्टी बैंक अगर 29,812 का ये लेवल पार कर लेता है तो फिर शायद 30,000 तक के टारगेट ओपन होंगे और वहाँ पर आप एक तेज़ी का ट्रेड ले सकते हैं। अदरवाइज गिरावट का इंतज़ार करें और थोड़ा नीचे आने पर आपको यहाँ पर एंट्री लेनी चाहिए। एक स्टॉप का, एक सपोर्ट का लेवल बनता है करीब 29,450 के आसपास, जिसको स्टॉप लॉस के तौर पे लेते हुए आप किसी भी गिरावट में अगर ये 100, 200, 250 पॉइंट नीचे आता है निफ्टी बैंक, तो वहाँ पर एंट्री का लेवल ढूंढ सकते हैं, जैसे कि आज सुबह आपको एक बारगी मौका मिल चुका है। तो ये स्ट्रैटेजी इस समय होनी चाहिए और नज़र होगी 29,812 के उस लेवल पे जो निफ्टी बैंक ने कल छुआ था। इस पर अल्पेश आपको जोड़ना चाहेंगे? प्रदीप, आपको याद होगा तो हमने 11,200 के ऊपर का जब ब्रेकआउट आया था तब मैंने कहा था कि फ्यूचर में आपको 11,600 तक की ये रनअप है वो देखने को मिलेगी, और ये तब तक इंटेक है। यहाँ पे हमको कोई ऐसा कोई बड़ा करेक्शन यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। जब मैं यहाँ पे एंटर हुआ तब यहाँ पे 11,600 की मंथली कॉल 60 के प्राइस में थी। देखिए उसकी एक बहुत बड़ी कल के सेशन में लास्ट की 5-10 मिनट में बहुत कमाल हो गई थी कि जब ये 60-62 चल रहा था और इस तरह से इसमें शॉर्ट कवरिंग हो रही थी। आपको मैं सिर्फ 2 ही प्राइस मैंने देखे, जंप हुआ 69 और 75, और आज देखो नीचे में बॉटम में 50 था और अभी भी हाई जो किया है वो 75 किया है, वहीं पे रुका है। मैं मानता हूँ, जी हाँ, 28 मैं मानता हूँ यहाँ पे आपको 70 के पास में भी कहीं पे भी ट्रेड हो रहा है, एक बारी के लिए आपको यहाँ पे बाई करना चाहिए। 50 के नीचे का एक स्टॉप लगाइए, मुझे लगता है 110 तक के टारगेट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ओके, तो ये ट्रेड है आपके लिए मंथ एंड का, लेकिन ध्यान रखिए कल वाला ऑप्शन नहीं है। ये महीने के आखिर में 28 मार्च को निफ्टी का 11,600 का ऑप्शन है जो आपको लेना है, कॉल ऑप्शन, और ये 110 तक के टारगेट आपको दिखा सकता है। शुभम, कल की एक्सपायरी को देखते हुए क्या स्ट्रैटेजी है आपके पास, बताइए। प्रदीप, यहाँ पे अगर निफ्टी को देखें और सारे डेटा वाइज भी देखें तो 2 इम्पॉर्टेंट डेटा है। एक तो 11,600 के आसपास में जो ओपन इंटरेस्ट जिस तरह से कॉल का डेवलप हो रहा है, मुझे लगता है कि वो रिटेस्ट होना चाहिए। और जो थोड़ी देर पहले आप बात कर रहे थे कि 2 दिनों का जो हाई है वो ऑलमोस्ट सेम है, मुझे लगता है कि वहाँ से भी एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। और वोलैटिलिटी स्क्यू, ये मैं बहुत बार ये स्टडी के बारे में बात करता हूँ, लेकिन ये एक स्टडी है जो कि बताता है कि इक्विलिब्रियम लेवल कहाँ पर है, और अगर हम उसको देखें तो इक्विलिब्रियम 11,600 पे आ रहा है कल के एक्सपायरी के लिए, जिसका मतलब है कि वहाँ आसपास में एक्सपायरी का एक्सपेक्टेशन होगा। तो मेरी यहाँ पे एक बुलिश साइड पे एक स्ट्रैटेजी होगी, एक बुल कॉल स्प्रेड
कल के वीकली एक्सपायरी के लिए यहाँ पे इनिशिएट करने की राय है। 11,500 का कॉल एक लॉट खरीदें और 11,600 का कॉल एक लॉट बेचें, और ये दोनों ही आपको जो कल का 20 मार्च का एक्सपायरी डेट है उसके लिए करना है। जो स्प्रेड है वो अभी 32 रुपये पे है और मुझे लगता है ये स्प्रेड का जो टारगेट है वो आपको 70 रुपये तक आता हुआ दिखेगा और 10 रुपये का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है ये स्प्रेड का। तो 11,600 का एक्सपायरी का एक्सपेक्टेशन है मेरा, जो मुझे लगता है कल तक में ही अब हमें निफ्टी वहां तक आता हुआ दिखेगा। तो एक बुल कॉल स्प्रेड इनिशिएट करने की यहाँ पे राय होगी। दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं यहाँ पे बताना भूल गया वो ये था कि आप पिछले 5 से 6 सेशन देखें, यहाँ पे आरएसआई जो है वो बुलिश जोन में एंटर हो चुकी है और अपने आप को बुलिश जोन में इसने एंटर किया है, बनाए रखा है। 11,000 के ऊपर का एक ब्रेकआउट आपको यहाँ पे देखने को मिला है। आपकी टॉप है जो वो 11,800 के पास में, जिसके हम काफ़ी करीब है। तो मुझे लगता है कि ये जो पिक्चर का ब्रेकआउट के बाद का जो ऊपर का लेवल अगर आपको देखने यहाँ से निकलेगा तो यहाँ पे मैं समझता हूँ आपको 12,600 के लेवल बहुत ही जल्द यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं निफ्टी के लिए। जी हाँ। तो ये गोल्डमैन सैक्स ने 12,500 का टारगेट दिया है। वो तो अभी मैंने जस्ट आपके मुंह से अभी सुना, क्योंकि वो मुझे सब पता नहीं रहता है। तो उन्होंने भी लगता है कुछ ऐसे टेक्निकल कैलकुलेशन शायद किए होंगे। 12,600 के टारगेट की बात कर रहे हैं। प्रदीप जी, मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ। मैं सुबह से काफ़ी डेटा देख रहा था और इसमें जैसे आप इंडिविजुअल निफ्टी और बैंक निफ्टी पे बात कर रहे हैं, बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जो बड़ी अकलमंदी से इस बाज़ार को खेल रहे हैं। मैं आपको काफ़ी सारे ETFs की बात बताता हूँ जो कि या तो न्यू हाई पे हैं या उनमें वॉल्यूम बहुत ज़बरदस्त बढ़ा है, और आप कोई सा भी इंडेक्स पकड़ लीजिए उसमें वो इस वक्त ट्रेडिंग चल रही है। बैंक निफ्टी का ETF, सेंसेक्स का ETF, नेक्स्ट 50 जो निफ्टी का बड़ा ज़बरदस्त इंडेक्स है उसका ETF बड़ा तेज़ चल रहा है। निफ्टी 100 का ETF और नेक्स्ट निफ्टी 50 का जो ETF है, इन सब में बड़ी ज़बरदस्त बाइंग चल रही है और वॉल्यूम बड़ा इसमें अच्छा देखा जा रहा है। तो जो रिटेल इन्वेस्टर है वो बड़ी अकलमंदी से इस बाज़ार को खेल रहा है। शर्मिला जी, आपका क्या व्यू होगा इस बारे में कि किस तरीके से रिटेल इस वक्त खेला जा रहा है बाज़ार में? बिल्कुल, आई थिंक अगर जो डेटा आपने कहा तो वो आई थिंक एक बहुत अच्छा संकेत होगा, क्योंकि यू नो एट द एंड ऑफ द डे क्योंकि मार्केट इतना बढ़ गया है पिछले 20 दिनों में, यू नीड टू सी कि फॉलोअप आ रहा है। तो अगर इस तरह की बात है और अगर हम ETF में बाइंग देखते हैं और ये लेवल पे अगर मार्केट सस्टेन कर पाता है, एंड यू नो जो आप डिस्कस कर रहे थे, यू नो द लेवल्स जो रेंज एक बना है, तो इफ़ यू कैन गो टू द हायर एंड ऑफ द रेंज देन आई थिंक डेफिनेटली। और उसके साथ साथ जिस तरह से आई थिंक यू नो इफ यू जस्ट लुक एट द वे बैंक्स हैव बीन मूविंग और जिस तरह के उसमें संकेत है, तो आई थिंक डेफिनेटली वहाँ पर ऐसे लगता है कि और भी अपसाइड हो सकती है। सो आई वुड आई थिंक कंटिन्यू टू बी पॉजिटिव डेफिनेटली ऑन द कॉर्पोरेट बैंक्स, और फिर उसके बाद आई थिंक थोड़े लार्ज कैप स्टॉक्स में आप पॉजिटिव रह सकते हैं, लेकिन थोड़ा आपको कॉशियस बनने की जरूरत ये है क्योंकि वो फॉलो अप बाइंग आ रही है कि नहीं, यू हैव टू कीप चेकिंग एट एवरी स्टेज। सो जैसे आप डेटा दे रहे हैं, आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट।